And welcome to Loshrine, and today we are going to discuss about section 319 of CRPC. Now CRPC becomes BNSS. तो ये BNSS का सेक्शन है 358. एक बार इसको समझ लेते हैं कि व्हाट 319 says. Power to proceed against other persons appearing to be guilty of offense. तो बेसिकली क्या होता है कि जब कंप्लेंट होती है तो कंप्लेंट में स्पेसिफिकली नेम्ड होते हैं. मान लो कंप्लेनेंट ने बोला कि एक्स पर्सन जो है वो अक्यूज्ड है, तो एक्स पर्सन इज़ नेम्ड इन दी कंप्लेंट. अब आप उसको कंप्लेंट कहो या फिर कंप्लेंट के आधार पे एफआईआर हो, तो उसमें क्या हुआ, अगर स्पेसिफिकली नेम्ड है तो ओके है. लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि एक्स के साथ में वाई भी था, तो वो जो वाई के अगेंस्ट में जो प्रोसिक्यूशन है उसकी जो पावर है वो मिलती है 319 से. अब इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि अगर वाई के ख़िलाफ़ में पुलिस ने अगर क्लोजिंग रिपोर्ट भी फाइल कर दी, पुलिस ने क्लोजिंग रिपोर्ट भी फाइल कर दी, क्लोजिंग अगर रिपोर्ट भी फाइल कर दी है तो क्या होगा. तो इसका आंसर हम लास्ट में पढ़ेंगे. पहले एक बार 319 को एक बार समझ लेते हैं कि 319 होता क्या. वेयर इन द कोर्स ऑफ एनी इंक्वायरी और ट्रायल और एन ऑफेंस इट अपीयर्स फ्रॉम द एविडेंस दैट एनी पर्सन नॉट बीइंग द अक्यूज्ड हैज़ कमिटेड एनी ऑफेंस फॉर विच सच पर्सन कुड बी ट्राइड टुगेदर विद द अक्यूज्ड. पहले तो क्या है कि इट अपीयर्स फ्रॉम द एविडेंस. ठीक है, तो एविडेंस क्या हो गया कि जैसे पुलिस ने अगर कार्रवाई स्टार्ट करी है तो पुलिस की कार्रवाई में क्या होता है, 161 के बयान हो गए. ठीक है, उसके बाद में रिकवरी हो गई, उसके बाद में एग्जामिनेशन हो गया. एग्जामिनेशन में आपका चीफ और क्रॉस हो गया. तो ये सब सारी चीज़ें क्या आ गई, एविडेंस में कवर होगी. तो बेसिकली जो एविडेंस का मतलब है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ कि एविडेंस में क्या क्रॉस एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन इन चीफ होता है. तो डेफिनेटली जो एविडेंस में एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस भी शामिल है अलोंग विद दी अदर एविडेंसेस. तो बेसिकली क्या होता है कि ये क्वेश्चन भी आता है बहुत बार, और इसमें एविडेंस में मान लो फॉर एग्जांपल किसी स्टेटमेंट से या रिकवरी से या कोई डॉक्यूमेंट से या क्रॉस एग्जामिनेशन से या चीफ से ये निकल के आता है कि एक्स के साथ में वाई भी था, तो उसके खिलाफ में प्रोसीड कर सकते हैं जिसकी पावर मिलती है 319 से. अब जैसे ही कंपेलिंग एविडेंस आएगा, कंपेलिंग एविडेंस का मतलब है कि एविडेंस से क्लियर कट शो हो रहा है कि वो अक्यूज्ड है लेकिन स्पेसिफिकली नेम्ड नहीं था. ठीक है, अब जैसे ही कंपेलिंग एविडेंस आया तो कोर्ट ने क्या किया, उसको समन किया कि भाई आपको एक्स जो ट्रायल है, किसी पर्टिकुलर केस की जो ट्रायल है उसमें आपको हम अक्यूज्ड के तौर पे ऐड करेंगे. तो जो एडिशन होगा, ये जो ऑर्डर होगा, ये विदाउट बीइंग हर्ड भी हो सकता है. मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इससे पहले, कंपलसरी नहीं है या मैंडेटरी नहीं है कि इस एडिशन से पहले उसको सुना जाए. इस ऑर्डर के खिलाफ में वो जा सकता है, ही हैज़ ऑल दी रेमेडीज़, बट ये ऑर्डर वो उसको बिना सुने भी कर सकते हैं, बिकॉज जो भी ऑर्डर हुआ है वो बेस्ड ऑन दी एविडेंसेस है. तो बेसिकली अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो द कोर्ट में प्रोसीड अगेंस्ट सच पर्सन फॉर द ऑफेंस विच ही अपीयर्स टू बी कमिटेड. तो बेसिकली अगर उसमें ऑफेंस है, किसी केस में एक्स वाई जेड 3 ऑफेंसेस हैं, तो जो भी ऑफेंस ऐसा लग रहा है कि उसने कमिट किया है उसके लिए उसको ट्रायल किया जा सकता है. तो ये पावर कहाँ मिलती है, 319 में मिलती है. जो सेकंड क्लोज है वो ये कहती है कि अगर वो अटेंड नहीं कर रहा है तो उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है, जो भी सर्कमस्टेंसेस है. तो बेसिकली क्या है, इट इज़ वाइज टू अटेंड द कोर्ट. और अगर भाई आपको लगता है कि भाई कोर्ट ने गलत कंक्लूड किया है तो ही हैज़ ऑल दी रेमेडीज, रिवीजन है, अपील है. अब कोर्ट के पास में ये भी पावर है कि वो उसको डिटेन भी कर सकता है. और जो क्लोज नंबर 4 है वो अप्रोच को शो करता है कि कोर्ट की अप्रोच क्या रहेगी. तो बेसिकली जब भी ऐसा कुछ सर्कमस्टेंस अपीयर होगा कोर्ट के सामने
द प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन शैल बी कमेंस्ड अफ्रेश। तो प्रोसीडिंग एक तो सबसे पहले स्टार्टिंग से, ठीक है, स्टार्टिंग से जो है उसके खिलाफ में ट्रायल होगी, स्टार्टिंग से प्रोसीड होंगी। उसके बाद में जो विटनेसेस हैं वो भी क्या होंगे, रीहर्ड होंगे, विटनेसेस को दोबारा एग्जामिनेशन वगैरह होगा। और क्लोज बी जो कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न, क्योंकि ये जो प्रोविज़न है ये कहता है कि भाई उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं उसके अगेंस्ट में वो अफ्रेश होंगे। अफ्रेश मतलब कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। द केस में प्रोसीड एज इफ सच पर्सन हैड बीन एन अक्यूज। तो मतलब बेसिकली उसको लिया ऐसे जाएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल ट्रायल है, ट्रायल में एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ, चीफ के बाद में क्रॉस हुआ। अब क्रॉस जब हो रहा है तब पता चला कि भाई वाई भी इन्वॉल्व है, तो वाई को क्या कर लिया, समन कर लिया। अब समन कर लिया तो ये स्टेज कौन सी है, स्टेज है ये एविडेंस की, स्टेज है एविडेंस की, लेकिन इसमें क्या कर लिया, समन कर लिया। तो ये क्लोज 4 ये कहता है कि एक तो इसकी जो इसके रिलेटेड जो ट्रायल है वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग होगी, ठीक है, और विटनेसेस जितने भी हो गए उनको दोबारा से एग्जामिन करा जाएगा। दूसरी जो चीज़ ये कह रहा है कि ऐसा माना जाएगा कि जो ये अक्यूज्ड है इसके खिलाफ में जो है कोग्निजेंस राइट फ्रॉम दी बिगिनिंग कोर्ट ने ले लिया है। तो ये जो सेक्शन है ये डिस्कशन का पार्ट इसलिए भी है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक ऑब्जर्वेशन ली है, और ऑब्जर्वेशन जिसमें ली है उस केस का टाइटल है OMI ओमकार राठौर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। रिसेंट केस है 2025 का। इसमें ये ऑब्जर्वेशन ली है कि अगर चार्जशीट में अगर ड्रॉप भी कर दिया, चार्जशीट है, चार्जशीट में किसी अक्यूज पर्सन का नाम ड्रॉप भी कर दिया, अक्यूज का या सस्पेक्ट लगाओ आप, उसका नेम अगर ड्रॉप भी हो गया तो भी एडिशनल अक्यूज्ड के तौर पे ऑन एप्लीकेशन उसको बुला सकती है। इसका जो बेस है वो ये है कि जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट होती है, जो चार्जशीट होती है, उसमें जो पुलिस की ऑब्जर्वेंस है, पुलिस की जो ऑब्जर्वेंस है उससे बाउंड नहीं होता। कोर्ट अपने खुद का जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा, जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा, और उसको जो जुडिशियल माइंड अप्लाई करने के बाद में जो रेलेवेंट चीज़ें मिलेंगी, जो एविडेंसेस होंगे, उसकी जो असेसमेंट के बाद में कंक्लूजन होगा, उस हिसाब से अगर उसको लगता है कि कोई एक्स के साथ में वाई भी इन्वॉल्व था तो वो वाई को भी समन कर सकता है, बेशक वाई एज ए सस्पेक्ट पुलिस ने चार्जशीट में रिमूव कर दिया। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने लिया। सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑब्जर्व्ड that under section 319 accused who was dropped by police in charge sheet can be summoned as additional accused by court, और जिसकी पावर कहाँ से आती, 319। थैंक यू।